नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी कॉलेज सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत नैतिक मानदंड के स्वरूप पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुआ। यह अध्याय दर्शन शास्त्र के द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए चतुर्थ पत्र के नीति शास्त्र में अनुशंसित है। यह एक विशद विषय है, इसलिए इसको अनेक भागों में बांटकर अलग अलग व्याख्यान में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आज नैतिक मानदंड का सामान्य परिचय पर हम लोग चर्चा करेंगे। नैतिक मानदंड पर तीन तरह से विचार किया जाता है। एक कर्तव्य की दृष्टि से, दूसरा प्रयोजन की दृष्टि से और तीसरा मूल्य की दृष्टि से। जब नैतिक कर्म को ध्यान में रखकर नैतिक मानदंड को स्वीकार किया जाता है तो इसे नियम पर आधारित या नियमवाद कहा जाता है। जब प्रयोजन को ध्यान में रखकर नैतिक मानदंड पर विचार किया जाता है तब इसे प्रयोजनवाद कहा जाता है। और जब नैतिक मूल्य को ध्यान में रखकर नैतिक मानदंड पर विचार किया जाता है तो इसे मूल्यवाद कहा जाता है। नियमवाद में कर्म को उचित या अनुचित, राइट या रॉन्ग सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। प्रयोजनवाद में शुभ या अशुभ पर विचार किया जाता है और मूल्यवाद में औचित्य और शुभ दोनों का ख्याल रखा जाता है। नियमवाद पर आधारित मानदंड दो प्रकार के होते हैं। एक बाह्य नियमवाद और दूसरा आंतरिक नियमवाद। बाह्य नियमवाद उस विचार को कहा जाता है जिसमें नैतिक मानदंड को किसी बाह्य सत्ता के आदेशों पर निर्भर माना जाता है। ये सत्ताएं तीन प्रकार की हैं। एक राजनैतिक सत्ता, दूसरा सामाजिक सत्ता और तीसरा धार्मिक सत्ता। इसी तरह से आंतरिक नियम में यह माना जाता है कि मनुष्य में नैतिकता के लिए उसके मन में ही, उसकी बुद्धि में ही अपना मानदंड स्वीकार करने की क्षमता होती है। वह स्वयं मानदंड स्थापित कर सकता है और उसी के अनुसार वह कार्य कर सकता है। उसके मन में यह क्षमता होती है कि वह जान सके कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है। वह
स्वयं एक मानदंड स्थापित कर सकता है। इस सिद्धांत को अंतःप्रज्ञावाद या इंट्यूशनिज्म कहा जाता है। बाह्य नियमवाद 3 प्रकार का माना गया है, जैसा कि मैंने बताया। राजनैतिक नियमवाद। राजनैतिक नियमवाद में राज्य के आदेशों के अनुकूल कर्म को उचित या अनुचित माना जाता है। इसमें जो कार्य राज्य के आदेशों के अनुकूल होते हैं वही उचित होते हैं, और जो कार्य प्रतिकूल होते हैं वही अनुचित होते हैं। उचित या अनुचित कार्यों को लागू कराने के लिए राज्य दंड या पुरस्कार का प्रावधान करता है। इसी तरह समाज में रहने वाले व्यक्ति समाज के आदेशों, उसकी परंपराओं और उसके रीति रिवाजों का पालन करता है। ये उसके लिए नैतिक मानदंड है। जो कार्य समाज के आदेशों, उसके नियमों, उसकी परंपराओं और उसके रीति रिवाजों के अनुकूल होते हैं वे उचित होते हैं, और जो समाज के आदेशों, उसके नियमों, उसकी परंपराओं और उसके रीति रिवाजों के प्रतिकूल होते हैं वे अनुचित होते हैं। समाज इन मानदंडों को लागू कराने का प्रयास करता है और दंड और पुरस्कार की व्यवस्था करता है। इन दोनों सिद्धांतों की कमी यह है कि ये सार्वभौम नहीं हो सकते। राज्य की सीमा सीमित है, समाज भी अलग अलग होते हैं, इसलिए राज्य के नियम अलग अलग होते हैं, समाज के नियम अलग अलग होते हैं। इसलिए एक सार्वभौम मानदंड स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए दार्शनिकों ने ईश्वरीय सत्ता को सर्वांगपूर्ण सत्ता माना है और उसके आदेशों को सार्वभौम स्वीकार किया। ईश्वरीय नियमवादियों के अनुसार ईश्वरीय आदेश ही एक सार्वभौम मानदंड हो सकता है। ये ईश्वरीय आदेश पैगंबरों के उपदेशों से प्राप्त होते हैं तथा उन्हीं के द्वारा लागू किए जाते हैं। परंतु जो कठिनाई राजनैतिक नियम और सामाजिक नियम के साथ है, वही कठिनाई ईश्वरीय नियम के साथ भी है। इसलिए दार्शनिकों ने एक अलग सिद्धांत की खोज की। उनके अनुसार आंतरिक नियमवाद एक प्रमुख मानदंड है जो सार्वभौम हो सकता है। आंतरिक नियमवाद को अंतः अनुभूतिवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ के गुण कर्म में ही होते हैं और व्यक्ति कर्म करने के साथ ही उन्हें पहचानता है कि कौन से कर्म उचित या अनुचित है। इसलिए व्यक्ति स्वयं मानदंड स्थापित कर सकता है। वह स्वयं अपनी अंतरात्मा, अपने मन से निर्धारित कर सकता है कि कौन से कर्म उचित हैं और कौन से कर्म अनुचित हैं। ये सिद्धांत 2 प्रकार के हैं। एक को नैतिक इंद्रियवाद कहा जाता है और दूसरे को बुद्धिवाद
या कठोरतावाद कहा जाता है। नैतिक इंद्रियवाद के अनुसार मनुष्य में एक नैतिकता की भावना होती है, एक विशेष क्षमता होती है जिससे वह नैतिकता के मानदंड को पहचानता है, वह है और चाहिए में अंतर कर पाता है। बुद्धिवाद के अनुसार मनुष्य भावनाओं से ऊपर एक सामान्य नियम बनाने की क्षमता रखता है और वह एक मानदंड स्थापित कर सकता है जिसमें व्यक्ति उचित कर्म करे। यह बौद्धिक नियम होगा, सार्वभौम नियम है जिसमें व्यक्ति स्वयं में साध्य है और नियम सार्वभौम है। इसमें साध्य सबके लिए लक्ष्य है और व्यक्ति साध्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए साधन नहीं है। ये सभी सिद्धांत नियमवाद, बाह्य नियमवाद और आंतरिक नियमवाद सभी कर्म को ध्यान में रखकर, कर्म की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उन्हें उचित या अनुचित ठहराने के लिए, राइट या रॉन्ग सिद्ध करने के लिए नैतिक मानदंड को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, परंतु वे कर्म के उद्देश्य या प्रयोजन की अवहेलना करते हैं। इसलिए एक नया सिद्धांत अस्तित्व में आता है जिसे प्रयोजनवाद कहा जाता है। प्रयोजनवाद में कर्म के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है और उसी के अनुसार मानदंड की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। इस सिद्धांत के दो प्रकार हैं, एक सुखवाद और दूसरा आत्मपूर्णतावाद। सुखवाद वैसे सिद्धांत को कहा जाता है जो मानता है कि व्यक्ति के कर्म का उद्देश्य सुख होता है, इसलिए नैतिक मानदंड सुख प्राप्ति को ध्यान में रखकर होना चाहिए। इसी तरह आत्मपूर्णतावाद मानता है कि व्यक्ति जो कर्म करता है उसका उद्देश्य आत्मपूर्णता या आत्मानं विद्धि होता है, अपने आप को पूर्ण बनाने की स्थिति होती है। इसलिए किसी कर्म से व्यक्ति के व्यक्तित्व में कितना विकास होता है, इसको ध्यान में रखकर मानदंड, नैतिक मानदंड की स्थापना होनी चाहिए। सुखवाद दो प्रकार का होता है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, उसके प्रत्येक कर्म का उद्देश्य सुख होता है। इसलिए जिस कर्म से सुख मिलता है उस कर्म को नैतिक माना जाना चाहिए। इसे मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहा जाता है। नैतिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य को ऐसे कर्म करना चाहिए
जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो। मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद में अंतर यह है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद सुख की इच्छा को एक तथ्य मानता है और नैतिक सुखवाद सुख की इच्छा को श्रेय मानता है। उसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को सुख की इच्छा करनी चाहिए। नैतिक सुखवाद दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थवादी सुखवाद और दूसरा परार्थवादी सुखवाद। स्वार्थवादी सुखवाद के अनुसार मनुष्य को अपने सुख की कामना से कर्म करना चाहिए। उसके नैतिक मानदंड इस तरह के होने चाहिए कि वह स्वयं को सुखी बना सके। उसको ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे अपने लिए सुख की प्राप्ति हो। परार्थवादी सुखवाद वैसे सुखवाद को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति संपूर्ण मानवता के सुख की कामना से कार्य करता है। उसे ऐसे मानदंड का अनुसरण करना चाहिए जो प्रत्येक मनुष्य के लिए सुखदायी हो। स्वार्थवादी सुखवाद दो प्रकार का होता है, निकृष्टवादी सुखवाद और उत्कृष्टवादी सुखवाद। निकृष्टवादी सुखवाद उस सुखवाद को कहते हैं जिसमें व्यक्ति सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं मानता है। उसके लिए सुखों का परिमाण ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निकृष्टवादी सुखवाद के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना ज़्यादा श्रेयस्कर है। इसके अनुसार कल के अच्छे सुख के लिए आज का ज़्यादा सुख का त्याग नहीं किया जा सकता है। उत्कृष्टवादी सुखवाद सुख में गुणात्मक अंतर को स्वीकार करता है। उसके अनुसार सुखों में गुणात्मक भेद है। कुछ सुख अच्छे होते हैं और कुछ सुख बुरे होते हैं। अच्छे सुखों के लिए कम अच्छे सुखों का त्याग किया जा सकता है। परार्थवादी सुखवाद भी दो प्रकार का होता है, निकृष्ट परार्थवादी सुखवाद और उत्कृष्ट परार्थवादी सुखवाद। निकृष्ट परार्थवादी सुखवाद संपूर्ण मानवता के सुख की कामना करता है, परंतु वह भी सुख में गुणात्मक भेद नहीं मानता है। उसके अनुसार सभी सुख एक समान हैं। जिस कार्य से ज़्यादा सुख मिलता है वह ज़्यादा श्रेयस्कर है और जिस कार्य से कम सुख मिलता है वह कम श्रेयस्कर है। आज का सुख कल के सुख से ज़्यादा श्रेयस्कर है। इसके समर्थक बेंथम है। उनके अनुसार मनुष्य को मानवता की भलाई के लिए या सुख के लिए कार्य करना चाहिए, परंतु वे सुख में गुणात्मक भेद नहीं मानते। उनके अनुसार अधिक से अधिक लोगों को सुख देने वाला कार्य ज़्यादा श्रेयस्कर है। उत्कृष्ट परार्थवादी सुखवाद परार्थ में विश्वास करता है, संपूर्ण मानवता के सुख की कामना करता है और साथ ही साथ वह उसमें गुणात्मक
भेद भी मानता है। इसे इसके समर्थक जे.एस. मिल हैं। इस तरह हम देखते हैं कि नैतिक मानदंड एक विस्तृत क्षितिज रखता है। इसके अंतर्गत हम लोग बाह्य नियम, राजनैतिक नियम, सामाजिक नियम, ईश्वरीय नियम, नैतिक इंद्रियवाद, कांट के कठोरतावाद, सुखवाद, मनोवैज्ञानिक सुखवाद, नैतिक सुखवाद, निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद, उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद, निकृष्ट परार्थवादी सुखवाद, उत्कृष्ट परार्थवादी सुखवाद, आत्मपूर्णतावाद और मूल्यवाद पर चर्चा करेंगे। इसलिए हम लोगों ने इस व्याख्यान को कम से कम 15 भागों में विभाजित किया है। यह नीतिशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस पर ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से विचार आवश्यक है। इससे 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं, इसलिए छात्रों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगले वर्ग में हम लोग नैतिक मानदंड के रूप में बाह्य नियम के स्वरूप पर विचार करेंगे और उसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।